नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। स्वागत है आपका। और प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात आपसे। मैं आज अपने चैनल का एनालिसिस कर रहा था तो मैं देख रहा था कि जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका केवल 33% ही वॉच टाइम मुझे उसमें लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और लगभग 66% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो को देख तो रहे हैं मगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, इसके लिए आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है जैसे ही हम उन्हें अपलोड करेंगे तो वे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखाई देता है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको वीडियो के जितने भी पीडीएफ्स हैं वे आपको मिलते रहेंगे और वहां पर वीडियो के लिंक्स भी मिलते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट। आज हम बात करेंगे डाइपोल मूवमेंट के बारे में। डाइपोल मूवमेंट को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे द्विध्रुव आघूर्ण बोल देते हैं। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं तो डाइपोल मूवमेंट से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स पर, सबसे पहले हम उसे डिफाइन करने वाले हैं। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले किसकी, डाइपोल मूवमेंट की। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों की डाइपोल मूवमेंट जो होता है इसे हम क्या बोल देते हैं हिंदी में, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब हमने इसमें लिखा हुआ है द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, अगर बॉन्ड कैसा नेचर रखता है, पोलैरिटी का नेचर रखता है, द्विध्रुव प्रकार का नेचर रखता है। ठीक है, इसमें फिर हमने लिखा हुआ है बॉन्ड हैव ए मार्क इन्फ्लुएंस ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर किसी बॉन्ड में पोलैरिटी का गुण है, ठीक है, पोलैरिटी की प्रॉपर्टी है उसके पास में, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास में, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ उसकी सोल्युबिलिटी है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, और इसमें हमने एक लिखा हुआ है इसमें डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, पोलराइजेशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, कौन कौन से जो हमारे पास में प्रॉपर्टीज है वे इससे इफेक्ट होंगे, उनके नाम हम इसमें ले चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट। अब प्यारे बच्चों कुछ समझ रहे होंगे कि सर हमें पता नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको सीधे सीधे से बिल्कुल एकदम सही सही सी भाषा में समझाऊं तो मेल्टिंग पॉइंट वह होता है जिसपे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, एक टेम्परेचर होता है ऐसा जिस पर वो पिघल जाता है। ठीक है, हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से समझ गए होंगे कि जिसपे भी वो मेल्ट हो जाएगा वही क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होगा जिसपे वो उबलना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये डेफिनेशन तो हमने नहीं पढ़ी, ठीक है, कि मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पर वो क्या होता है, पिघल जाता है, या बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पर वो उबल जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की आपने कभी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी जो हमारे पास में सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर, सॉरी उसका वेपर प्रेशर, वायुमंडलीय जो हमारे पास में होता है कौन सा, एटमोस्फेयर। ठीक है, एटमोस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, तो बेटा डेफिनेशन एक अलग चीज है और जो समझना है वो एक अलग चीज है। तो मैं आपको केवल समझा रहा था। सोलबिलिटी का मतलब होता है घुलने से, सोलुबल होने से। ठीक है, फिर इसके बाद में था हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि गर्म करने पर जो उसकी वाष्प बननी शुरू होंगी वे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक एनर्जी, जो इसेंशियल एनर्जी ऑफ होती है किसके लिए, बॉन्ड के लिए। ठीक है, इसेंशियल एनर्जी ऑफ ब्रेकिंग द बॉन्ड, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड एनर्जी। और डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। अब बात करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण की भी कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है क्या नहीं होता है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल, ये हेल्पफुल है इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट कैन टेक प्लेस एट दैट बॉन्ड। ठीक है, कि हम ये भी पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, किससे किससे, डाइपोल मूवमेंट से या पोलरिटी। ठीक है, पोलरिटी से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, कोई दो मॉलिक्यूल्स आपने लिए हुए हैं उनके बीच में रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये भी हम पता लगा सकते हैं किससे, डाइपोल मूवमेंट से। द डिग्री ऑफ
polarity of polar covalent compounds is measured in terms of dipole moment। अगर हम बात करेंगे किसकी, पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी को किस किस कंडीशन में नापते हैं, वो हम नापते हैं किसमें, डाइपोल मोमेंट में। ठीक है, जो उसकी क्षमता होती है किससे पता लगाते हैं, वो हम लगाते हैं डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, ये कोई मात्रक नहीं है, ठीक है, ये कोई मात्रक नहीं है, मगर याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट ही ये बताता है कि जो बॉन्ड है, जो मॉलिक्यूल है, वो पोलर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो बॉन्ड को पोलर या नॉन पोलर बताने के लिए जो सबसे जरूरी है, जो सबसे इसेंशियल है, वो होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड हैव ए मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके साथ साथ में बॉन्ड एनर्जी है, डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, कि जो पोलैरिटी है उस पर ही डिपेंड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे कि उसकी बॉन्ड एनर्जी है, या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट है, या डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, ये सबके सब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है किस पे डिपेंड करती हैं, डाइपोल मूवमेंट पे। ठीक है, फिर इसके नीचे जो हमने लास्ट टाइम में इसमें लिखा हुआ था, इसके बाद में इट इज आल्सो हेल्पफुल। ठीक है, कि ये हेल्पफुल होता है इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि ये ज्ञात करने में, ये पता लगाने में कि रिएक्शन किस टाइप की है। ठीक है, दैट कैन टेक प्लेस दैट बॉन्ड्स। ठीक है, और इसे हम इसके बॉन्ड्स के आधार पर पता लगा सकते हैं। द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट्स। और जो हमारे पास में कंपाउंड्स हैं उन्हें भी हम पोलर और नॉन पोलर में डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पोलर है या फिर नॉन पोलर है, किसके बेस पे, डाइपोल मोमेंट के बेस पे या डाइपोल मोमेंट की टर्म में। बात करेंगे अगली स्लाइड की, अगर आप चाहें तो यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट में। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ इस कोने पे एक एग्जांपल इसका दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास में एक एग्जांपल है किसका, H का और Cl का। HCl हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है। H की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। जो हमारे पास में हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, जबकि जो Cl एटम होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, ज्यादा। ठीक है, क्लोरीन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो मोर देन हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। इस कंडीशन में जो हमारे पास में ये जो बीचों बीच हमारे पास में एक मॉलिक्यूल्स है यहाँ, ठीक है, HCl, इसमें जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीचों बीच नहीं रहता है, थोड़ा सा क्लोरीन की ओर को खिसक जाता है। ठीक है, क्लोरीन की ओर को थोड़ा सा खिसक जाएगा, इस पे क्लोरीन पे आ जाएगा डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पे आ जाएगा डेल्टा प्लस। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस कंडीशन में आपको एक और दिख रहा है नेगेटिव चार्ज और एक और दिख रहा है आपको पॉजिटिव चार्ज। इस कंडीशन में जो इसके डाइपोल हैं किसके, HCl के, वे दोनों के दोनों थोड़े से कैसे हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे। ठीक है, समान नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, कैसे हो जाएंगे, असामान्य हो जाएंगे। एक पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ज्यादा है और दूसरे पे जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो कैसा हो गया है, कम। इस कंडीशन में इसमें क्या हो जाएगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसमें उत्पन्न हो जाएगा डाइपोल। ठीक है, द्विध्रुव। ठीक है, चलिएगा अब बात कर रहे हैं इसके, जो हमारा अगला टॉपिक इसका बचा हुआ है, इसमें हमने लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। जो डाइपोल मोमेंट होता है ये एक प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक प्रकार का प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। ठीक है, जो हमारे पास में पोल्स हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के और इफेक्टिव चार्ज के। हमारे पास में दो डाइपोल हैं, एक डाइपोल हमारे पास में H है, दूसरा डाइपोल हमारे पास में Cl है। हमने मान लिया दोनों पे जो चार्ज है वो कितना है, E है। पहले वाले पे भी चार्ज हमारा E है और दूसरे वाले पे भी चार्ज हमारा कितना है, E है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। तो इस कंडीशन में जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होगा वो म्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका E इंटू डी के। आगे हमने इसमें लिया हुआ है Q और I। ठीक है, वहां बात करेंगे Q और I की, तो वहां से ही हम इसे समझ जाएंगे कि हमारा क्या होगा और इसमें क्या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया है कि ये डिस्टेंस होता है सॉरी
प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है किस किस का, दो का। एक हमारे पास में होता है इसमें इफेक्टिव चार्ज और दूसरा जो हमारे पास में होता है वो होती है डिस्टेंस। ठीक है, अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि अभी हम आपको समझा रहे थे, इसमें ये हमारे पास में है HCl और दूसरा हमारे पास में है Cl। हमने देख लिया कि Q और Cl दोनों पे जो चार्ज है वो कितना है, E है, और H और Cl के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D है। तो प्यारे बच्चों इस कंडीशन में म्यू इक्वल टू हो जाएगा किसके, A इंटू डी के। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहले की बार आपने विजिट किया है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको इस टाइप की, फ्यूचर में इस टाइप की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। डाइपोल मोमेंट इज shown by a line draw parallel to bone arrow headed pointing towards negative pole for example। इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ, और हम जो इसे शो करते हैं किसे, डाइपोल मूवमेंट को एक एरो के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, जिसमें एक हेड होता है। ठीक है, एक हेड होता है और एक कैसी होती है, उसकी टेल होती है। ठीक है, एक हेड होता है और दूसरी कैसी होती है, उसकी टेल होती है। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे अच्छे तरीके से, एक हेड होती है और दूसरी कैसी होती है, उसकी टेल होगी। टेल होगी पॉजिटिव की ओर को और हेड होगा उसका नेगेटिव की ओर को। जो एग्जाम्पल आपने जस्ट देख रहे थे भी किसका, HCl का, इसमें हमने शो कर रखा है। ये देखिएगा इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से, और यहाँ हमने इस टाइप से दिखा रखा है। ठीक है, 100 एरो से, एक सिर के एरो से। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें जो अभी हम पॉइंट कर रहे थे इनटू डी क्यू वाला, इसमें हमने ये और डी अपने नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, हमने लिख दिया कि इफ क्यू इज इफेक्टिव चार्ज, अगर ये क्यू क्या है हमारा इफेक्टिव चार्ज है, और आर क्या है दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों डाइपोल के बीच की डिस्टेंस आर मान ली हमने, और जो हमारा चार्ज है वो हमने मान लिया है क्यू। ठीक है, तो चार्ज मानने के बाद में हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। ठीक है बेटा, ये देखिएगा ये जो हमने इसमें लिखा हुआ है E इंटू डी इक्वल टू म्यू, ये हमने कब लिया था, जब हमने मान लिया था कि आवेश जो हमारे पास में इसका चार्ज है वो कितना है, E है, डिस्टेंस कितनी है, क्यू है। चलिएगा एक बार इसे हम सही से क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ हमने इसमें मान लिया है अपने पास से कि जो हमारा इफेक्टिव चार्ज है वो हमारा कितना है, क्यू है, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, म्यू के। ठीक है, तो यहाँ म्यू इक्वल टू होगा, जो म्यू होगा वो प्रोडक्ट होता है किसका, इफेक्टिव चार्ज का और दोनों की बीच की डिस्टेंस का। ठीक है, इसमें हमने लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है कि डाइपोल मूवमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, इफेक्टिव चार्ज का और डिस्टेंस का। किस किस के डिस्टेंस का, जो हमारे पास में दो डाइपोल है, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस का। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 cos थीटा फॉर ए लाइनर और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। किसी एक लाइनर या फिर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में जो हमारे पास में डाइपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 0। क्यों होता है, क्योंकि उसका एक डाइपोल जो होगा और जो दूसरा डाइपोल है, ठीक है, एक डाइपोल इधर होगा एक ऐसा होगा। ठीक है, तो वे दोनों एक दूसरे का जो इफेक्ट होगा उसे कैसे कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। वही हमने इसमें लिखा हुआ है फॉर ए लाइनर और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल सिंस द बॉन्ड मूवमेंट्स कैंसिल। ठीक है, जो बॉन्ड का मूवमेंट्स उसे कैंसिल कर देते हैं ईच अदर ऑन वेक्टर एडिशन, जब हम उन्हें जोड़ते हैं, और सब में जोड़ के देखेंगे। ठीक है, और वेक्टर एडिशन द डाइपोल मूवमेंट वुड बी 0। तो कितना जाता है, वो आ जाता है 0। ठीक है, अगर हमारे पास में किसी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लाइनर है या फिर सिमेट्रिकल्स हैं, जब हम इनमें के वेक्टर्स को जोड़ते हैं, ठीक है, जब हम इनमें के वेक्टर्स एडिशन को ऐड करते हैं, मतलब वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो जो टोटल डाइपोल मोमेंट्स निकल के आता है वो कितना आता है, 0 आता है। ये पॉइंट्स अभी मैंने आपको समझा दिया कि उसका जो एक डाइपोल होगा दूसरे डाइपोल के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। एक होगा प्लस में तो दूसरा आ जाएगा साथ साथ ही माइनस में, माइनस प्लस मिलेंगे, +1 -1 = 0। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी अगली स्लाइड। तो अगली स्लाइड में यहाँ जो हमने लिया हुआ है वो हमने लिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, an electron q equal to 4.8 into 10 की पावर 10 ये q and distance r equal to 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। सो म्यू इक्वल टू हमें पता है, अभी तो हमने पढ़ा q into r। क्यों क्या है,
चार्ज है, और r क्या है, डिस्टेंस ऑफ डाइपोल है। दोनों डाइपोल के बीच की डिस्टेंस r है और दोनों पे जो चार्ज है वो सेम है, इक्वल हमने मान रखा है, वो है हमारा इसमें q। तो प्यारे बच्चों फॉर एन इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए q इक्वल टू हमने लिखा हुआ है इसमें 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU इसका चार्ज है किसी एक इलेक्ट्रॉन पे, एंड डिस्टेंस r, और उसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, r है, और r की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। सो म्यू इक्वल टू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -8 इक्वल टू x 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। सिंस इट इज वेरी स्मॉल यूनिट, ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है ESU का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा कमेंट करेगा ESU का मतलब क्या होता है, ठीक है बताइएगा ESU का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताइएगा। इट हैज रिप्लेस्ड बाय डी बाई, ठीक है, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, डी बाई से, और डिनोटेड करते हैं इसे हम कैपिटल डी से, और 1D इक्वल टू होता है 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। इन SI यूनिट में Q इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के, जिसे हम क्या लिख देते हैं, बाद में कूलाम लिख देते हैं। कूलाम क्या है, चार्ज की यूनिट है, एंड R इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, और R बराबर होता है किसके, 10 की पावर -10 मीटर के। ये एक एंगल इस्तेमाल में आया हुआ है, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा x इंटू 10 की पावर -19 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए फिर हम लिखा इसमें देखेंगे डाइपोल मोमेंट एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की और मोलिकुलर स्ट्रक्चर की। तो फर्स्ट हमारे पास में है ए डिस्टेंस मोलिक्यूल विल बी पोलर, ठीक है, ए डिस्टेंस मोलिक्यूल विल बी पोलर इन इट द बॉन्ड फॉर्म इज पोलर। अगर किसी मोलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, अगर किसी मोलिक्यूल्स के बीच में पोलर बॉन्ड बना हुआ है तो मोलिक्यूल भी पोलर हो जाएगा, ठीक है। ए डिस्टेंस मोलिक्यूल विल बी पोलर इट द बॉन्ड फॉर्म इज पोलर, अगर बॉन्ड पोलर है तो मोलिक्यूल्स भी कैसे हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ मोलिक्यूल विल बी इट्स बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, और इस कंडीशन में जो उसकी डाइपोल मोमेंट होगी किसकी, बॉन्ड की, वो बराबर हो जाएगी किसके, मोलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट के बराबर। फॉर एग्जांपल द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मोलिक्यूल इज सेम एज डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का जो क्लोरीन एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वही होगा उसके मोलिक्यूल्स का भी डाइपोल मोमेंट, और उसकी वैल्यू होती है 1.03 डी। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जो हमने पॉइंट 2 इसमें लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में हैविंग 3, 4 और 5 एटम्स, ठीक है, जो पॉली मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें 3, 4 या 5 एटम हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम कैसे निकालेंगे, क्या कैसे ज्ञात करेंगे डाइपोल मोमेंट, तो हम हर किसी बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट्स का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें हमने लिखा हुआ भी है इन द केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में हैविंग वे रखते हैं 3, 4, 5 एटम्स पे, 3-4 एटम्स एक साथ में रखते हैं। डाइपोल मोमेंट्स डिपेंड ऑन बोथ बॉन्ड्स मूवमेंट, कि जो डाइपोल मूवमेंट्स होता है वो हर बॉन्ड के मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है, एंड स्पेटियल अरेंजमेंट्स ऑफ बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स का जो स्पेटियल अरेंजमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है इन द मॉलिक्यूल्स में। इन सच केसेस, ऐसे केस में जो डाइपोल मूवमेंट है ऑफ द मॉलिक्यूल्स का इज द वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मूवमेंट्स ऑफ वेरियस बॉन्ड्स, सभी बॉन्ड्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा क्या, डाइपोल मूवमेंट्स। चलिएगा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल प्यारे बच्चे हमने इसमें लिया हुआ है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो जो कार्बन ऑक्साइड होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, जब हम बात करेंगे किसकी, CO की, तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है μ = 2.3 डी, ठीक है। मगर जब हम बात करते हैं किसकी, CO2 की, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 0। क्यों होता है, चलिएगा इसे समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। द बॉन्ड्स में बी पोलर, कि जो बॉन्ड्स है वो अगर पोलर होगा, येट द मॉलिक्यूल्स में बी नॉन पोलर, ठीक है, अगर किसी का जो बॉन्ड है वो पोलर नहीं होगा
तो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। फॉर एग्जांपल इन ट्राई एटॉमिक CO2 मॉलिक्यूल बोथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर पोलर। या जो सॉरी समझेंगे ध्यान से, द बॉन्ड्स में भी पोलर यट, अगर सभी बॉन्ड्स कैसे हो गए, पोलर हो गए। बॉन्ड्स कैसे इक्वल है, पहला बॉन्ड भी पोलर है, दूसरा भी पोलर है, डायरेक्शन कैसी होगी, उनकी अपोजिट होगी। तो इस कंडीशन में जो एक का इफेक्ट होगा दूसरे का इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, हट जाएंगे भी, ठीक है। मे बी नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल ट्राई एटॉमिक 3 एटम वाला मॉलिक्यूल CO2 molecules both carbon oxygen bonds are polar but molecule is non polar because, ठीक है, हमारे पास में ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मगर ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। और तब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है जब इसमें दोनों के दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स पोलर हैं, उसके बावजूद भी कैसा है, नॉन पोलर। तो बेटा इसका एक ही कंडीशन होती है, इसकी एक ही सिचुएशन है। इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर होता है CO2 का वो कैसा होता है, लाइनर होता है, एक सीध में होता है, ठीक है, लाइनर होता है, बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा आपको, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल एक लाइन के जैसा लाइनर होता है। तो एक बॉन्ड इसका बना हुआ है यहाँ, दूसरा बॉन्ड बना हुआ है यहाँ, दोनों के दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। हम उनका सम करके देखते हैं, तो एक का इफेक्ट होगा पॉजिटिव, तो दूसरे का इफेक्ट होगा नेगेटिव। +1 -1 = 0। आप इसके फिगर में भी देख सकते हैं, जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमने इसमें येलो एरो से दिखाए हुए हैं, और में इक्वल टू है 0। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने C डबल बॉन्ड O बनाया हुआ है, उसकी वैल्यू होती है कितनी, 2.3, ठीक है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर B की। द बॉन्ड्स एंड मॉलिक्यूल्स बोथ में बी पोलर, ठीक है। अगर बॉन्ड्स भी और मॉलिक्यूल्स भी दोनों के दोनों कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर में, ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वाटर कैसा है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हैज डाइपोल मोमेंट 1.84, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 1.84। दिस इंडिकेट्स, ठीक है, ये इंडिकेट करता है दैट वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट लाइनर, कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लाइनर नहीं है, ठीक है, इज नॉट लाइनर बट हैज बैंड स्ट्रक्चर एज शोन बिलो, और हमने इसमें बैंड का स्ट्रक्चर शो कर रखा है। याद रखिएगा, अगर H2O का जो स्ट्रक्चर है वो लाइनर होता, तो लाइनर होने के साथ साथ ही इसका जो डाइपोल मोमेंट होता वो कितना हो जाता, 0 हो जाता प्यारे बच्चों, क्योंकि एक दूसरा जो डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैसे कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। मगर यहाँ कोई कैंसिल हुआ हुआ नहीं है, ठीक है, लाइनर संरचना नहीं है इसकी, लाइनर स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस कंडीशन में इसका जो म्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.84D, ठीक है। डी का मतलब dy से है, जो इसकी हमने क्या ली हुई है, यूनिट ली हुई है। चलिएगा बात करते हैं एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन की भी बात कर लेते हैं। तो इसमें हमने लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में, इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर को पता लगाने में भी जो डाइपोल मोमेंट है वो अपनी एक इंपॉर्टेंट भागीदारी निभाता है। बात करेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट की, ए पॉइंट की। द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज ए जीरो डाइपोल मोमेंट, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होता है वो रखता है जीरो डाइपोल मोमेंट ऑल्दो ईच ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स, जबकि उसमें बने हुए हैं क्या, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैज ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और उसमें होता है परमानेंट डाइपोल मोमेंट कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में, ठीक है, होता है परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। मगर उसके बावजूद भी उसका जो डाइपोल मोमेंट्स है, टोटल डाइपोल मोमेंट्स, वो कितना होता है, 0 आ जाता है। तो इस कंडीशन में वो कैसा होगा, लाइनर होगा, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द मॉलिक्यूल इज लाइनर, ठीक है, ये केवल तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, लाइनर होंगे। हमने इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया, बिकॉज इन दिस केस, इस केस में द डाइपोल मोमेंट्स ऑन वन साइड, एक साइड का डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में इज कैंसिल हो जाता है बाय दैट ऑन द अदर ऑन वेक्टर एडिशन, जब हम उसे जोड़ देते हैं दूसरे साइड के डाइपोल मोमेंट से, किसमें, वेक्टर एडिशन में। वेक्टर का जब हम ऐड करेंगे तो एक साइड के डाइपोल मोमेंट को दूसरी साइड के डाइपोल मोमेंट से जोड़ देंगे, इस कंडीशन में क्या होगा, वे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली द मॉलिक्यूल CH2 इज आल्सो लाइनर, और ठीक इसी कंडीशन में जो हमारे पास में एक दूसरा मॉलिक्यूल है CH2, वो भी कैसा हो जाता है, लाइनर हो जाता है। चलिए इसके बी पॉइंट को समझ लेते हैं।
अब हमें डाइपोल मोमेंट्स की बात करनी है। BF3 के, CH4 के, CCl4 के, C6H6 के, इनका भी कितना होता है? 0 होता है। किस कंडीशन में इनका डाइपोल मोमेंट्स होता है? 0। चलिए समझते हैं। दिस इंडिकेट्स, यह शो करता है, इंडिकेट करता है दैट ऑल दिस कंपाउंड्स हैव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों, कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है। याद रखिएगा, अगर किसी का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है या फिर लाइनर है तो उसका जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे इसके सी पॉइंट की। H2O, NH3, SO2। ठीक है, यहाँ कोमा लगा लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, तो यहाँ हमने इसमें कोमा लगेगा यहाँ आपका। ठीक है, H2O, NH3, SO2 में ETC molecule have definite molecule moments। H2O, NH3, SO2 ये रखते हैं डेफिनेट मोलिक्यूल मोमेंट्स। इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट्स निकल के आता है। तो इससे हमें सीधा सीधा पता चल जाता है कि ये न तो सिमेट्रिकल्स है और नहीं ये लाइनर है। बात करेंगे इसके पॉइंट 2 की। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया इन डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, ये हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी सेकंड वाले पॉइंट की। तो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। इसके ए पॉइंट में मैंने आपको समझाया है किसे? CO2 को। ठीक है, CO2 को। बात करेंगे बी पॉइंट की, तो इसमें हमने समझा है किसे? BF3 को, CH4 को, CCl4 को और C6H6 को। थर्ड पॉइंट में जो हमने समझा है H2O को, NH3 को और SO2 को। अब बात करेंगे इसमें पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास में है इन डिटरमिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ polarity in a molecule since the dipole moment of halogen acid HF, HCl, HBr, HH। ठीक है, हैलोजन एसिड को तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर हम हैलोजन जो हमारे पास में ग्रुप है उसके एटम्स की रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन से तो हमारे पास में हैलोजन एसिड्स बन जाते हैं। अब हमें क्या निकालना है? इनका डाइपोल मोमेंट्स बताना है कि किसका कम है और किसका ज्यादा है। तो याद रखिएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका डाइपोल मोमेंट्स भी ज्यादा ही आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी प्यारे बच्चों उसका डाइपोल मोमेंट्स भी कम आएगा। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है वो कौन करता है? Cl। मगर याद रखिएगा यहाँ थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन है। सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट्स होता है वो किसका होता है? फ्लोरीन का। तो इनका एक क्रम आ जाएगा HCF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HF। ठीक है, तो इनमें जो सबसे ज्यादा जो पोलैरिटी होगी वो किसमें होगी? HF में होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो साइज में कैसे होता है? छोटा होता है। चलिएगा बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेशन फॉर एग्जांपल डाइक्लोरोबेंजीन। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? डाइक्लोरोबेंजीन की, जो एक कैसी है? डाई सब्स्टिट्यूशन बेंजीन है। उसमें 2 एटम्स अलग से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ठीक है, एक है हमारे पास में ऑर्थो पोजीशन की, दूसरी है हमारे पास में मेटा की, और तीसरी है हमारे पास में पैरा की। IUPAC नाम लिखेंगे तो अलग से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें हम लिख देंगे O क्लोरोबेंजीन या 1,2 बेंजीन डाइक्लोराइड। ठीक है, शुरू में लिखेंगे, सॉरी नाम सही से लिखेंगे, बेंजीन 1,2 डाइक्लोराइड या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें दूसरे वाले का नाम करेंगे तो 1,3 आ जाएगा, और तीसरे वाले का नाम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है प्यारे बच्चों, इस टाइप से हम इनके नाम रख लेंगे। तो अगर हम बात करेंगे किसकी? इस टाइप के डाइक्लोरोबेंजीन की, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है। इस कंडीशन में इनमें इनका डाइपोल मोमेंट्स कुछ ना कुछ आएगा, और जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, शुरू के 1 और 2 का कुछ ना कुछ आया हुआ है, और जो हमारा थर्ड वाला है जो हमारा पैरा पे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है इसमें हमारा म्यू इक्वल टू आ रहा है 0.00d। क्या कंडीशन हुई प्यारे बच्चों कि 0.00d आ गया है? तो इसका मतलब इसकी कंडीशन केवल यही है कि जो आप क्लोरीन दोनों, सॉरी इसमें जो आप दोनों क्लोरीन एटम देखेंगे, ऊपरले वाला क्लोरीन एटम भी और निचले वाला क्लोरीन एटम भी, वे सेम डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं। एक लाइन जैसी संरचना उन्होंने, एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो ध्यान से कुछ इस टाइप से देख लेगा। बेंजीन कुछ इस टाइप से हमने बनाई हुई है, एक Cl यहाँ जुड़ा हुआ है और एक यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं
कि दोनों के दोनों एक लाइन में जुड़े हुए हैं, तो जो एक का इफेक्ट होगा वो दूसरे के इफेक्ट को कैसा कर देगा, कैंसिल कर देगा। इस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी म्यू की, डाइपोल मोमेंट्स की, वो कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट दोनों की जरूरत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।